The diagram The shows diagram that shows the stem of a Celsius thermometer marked to show the initial and final temperature values. What temperature change expressed to an appropriate number? What is the temperature change expressed to an appropriate number of significant figures? ओके तो यहाँ पे इन्हें हमें फाइनल दिखाया हुआ है 13 है और जो इन्हें हमें इनिशियल दिखाया हुआ है वो है नेगेटिव इन नेगेटिव 8 हाँ, ये वाला है। तो ये वाला जी पहला है। नेगेटिव 8 है नेगेटिव अच्छा नहीं नेगेटिव 8 नहीं है -5 6 7 तो नहीं है, ये 1 ऐसा लगा 2 दो दो 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा so between every 5 there's a division of 10 so 5 divided by 10 करेंगे okay that's 5 that's 5 5.5 6 okay 6.5 है नेगेटिव 6.5 हाँ, ये ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, -6.5। और जो ये है that's not 14 that अच्छा वो 14 ही है that's still positive 14 हम्म व्हाट इज तो द अब हम करेंगे टेम्परेचर तो हम एक्सप्रेस करेंगे appropriate number of significant figure? 14 minus in brackets minus 6.5 which will be 20.5 B अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं माइनस करूं, तो जब माइनस करूंगा तो आपने कहा 14 माइनस -6.5, जी तो ये क्या होगा माइनस, लेकिन ये no प्लस। it's 20.5 that's हाँ the प्लस, that's the change in temperature right हाँ, और ये प्लस में आ रही है। it हाँ जी it increased by 20.5 राइट, गुड। अ सिग्नल okay दैट, हाँ बोलो। okay okay नहीं नहीं कुछ नहीं सर A signal that repeats periodically is displayed on the screen of a CRO cathode ray oscilloscope as okay 1 centimeter square and time base is set to 2 millisecond per centimeter. तो हम इसके लिए 1 over टाइम पीरियड करेंगे for frequency हम this was the formula that we will use हम्म तो हमने टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे इट्स गोइंग टू बी जो एक रे है वन रे What is the frequency of this periodic signal? वेट सर ये जो छोटा सा बम्प है लाइक आफ्टर लाइक द मेन वेव ये छोटा सा बम्प है ये क्या है अब यही तो सोचना है कि इसका एक साइकिल कितना है। सबसे आई बड़ा थिंक द साइकिल इज वेयर द स्मॉल बम्प स्टार्ट्स टू वेयर द सेकंड डाउनवर्ड्स क्योंकि इसमें देखना ये होता है, एक से मुझे तो लग रहा है सीधा सीधा टॉप टू टॉप ले लेते हैं, लेकिन टॉप टू टॉप लूंगा तो फिर बॉटम टू आई थिंक बॉटम। 5 है आई थिंक इट्स 5 बॉक्सेस फॉर वन साइकिल ऐसा लग रहा है कि ये अगर वो सिग्नल रिपीट वहां हो रहा है, लेकिन नीचे अगर टॉप। जी आई थिंक 5 ही है डबल चेक कर लेते हैं कि अगर ये, हाँ फिर ये एक, अगर बम्प से बम्प तक लें तो 1 2 3, उसमें भी 5 से 5 ही आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। दैट्स आल्सो 5 या 1 2 3 4 5 हाँ जी तो टाइम पीरियड जो है वो 5 डिवीजन है, 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, तो टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू इंटू 2, 10 मिली सेकेंड। जी 1/10 अच्छा आपने 10 to the power -3 because you converted milliseconds into seconds बिल्कुल, ओके ओके ओ इसके बगैर आंसर हर्ट्ज में नहीं आएगा ना। जी जी
100 B. A micrometer screw gauge is used to measure the diameter of a small uniform steel sphere. Steel sphere. तो हमें वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. हमें तो डायमीटर दिया हुआ है। अब ऐसा करते हैं कि पहले ना डायमीटर को रेडियस ना बनाएं, बल्कि फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लें, उसमें बहुत एक्यूरेसी आती है। सर अगर हम डायमीटर को रेडियस में बना देंगे, यार वो विल द रिस्क। अनसर्टेनिटी स्टे द सेम? हाँ, लेकिन यही तो मसला होता है, अनसर्टिनिटी तो वो बड़ा रिस्की होता है। तभी तो कह रहा हूँ कि आप ये आदत बना लो इस टॉपिक में, अनसर्टिनिटी में, कि आप फॉर्मूला चेंज कर लो, उसमें आप सेफ हो जाओगे। वरना वो कुछ कंडीशंस होती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। ये आ रहा है मेरे पास। So it's going to be 1 multiplied 0.01 times 3, हम्म क्योंकि d to the power cube, right? So और जो d की uncertainty है that 0.01. नहीं, तो पहले वो फॉर्मूला तो बनाओ ना। जी जी. उसमें पाए और 1/6 पाए तो इग्नोर हो जाएंगे। 4/3 भी. Okay, that is 1/6. तो 1/6 पाए हट जाएगा। 3 डी 0.01 अपॉन, look at this, 0.03 upon 15. हम्म अब इसको सॉल्व Multiplied करो। by 100. 15 तो नहीं है, 5 है। हाँ, So it's 0.6 C. C. यस। एन An अन uncalibrated analog voltmeter P is connected in parallel with another voltmeter Q, which is known to be accurately calibrated. For a range of values, potential difference (PD) readings are taken from the two meters. The diagram shows the calibration graph obtained. So calibration graph के अंदर ये PD की values नहीं होंगी क्या? नहीं, उसके ना उन्होंने एक कैलिब्रेटेड मीटर है और एक अनकैलिब्रेटेड मीटर है, दोनों की रीडिंग में ना एरर आ रहा है। देखो, सिस्टमैटिक एरर नजर आ रहे हैं ना। Yeah, तो because there are no 0 पे 0 होना चाहिए ना। हाँ जी. When the graph shows that the meter P has a zero error, तो 0 एरर रीड कर लेते हैं। ऐसा लगता है 0 एरर 0.3 है। this meter is now adjusted to remove the zero error. When the meter is recalibrated, the gradient of the calibration graph is found to be unchanged. What is the new scale reading on meter P when it's used to measure potential difference of 5? Okay, so अब meter adjust होता है to remove the zero error. हम्म So the whole line will move backwards.
क्या बन रहा है? हम एक और लाइन बनाएंगे ना सर? हम्म, राइट? मतलब क्योंकि कह रहे हैं the meter is now adjusted to remove the zero error. When the meter is recalibrated, the grade of the calibration graph is found to be unchanged. हाँ, तो हमें हमें ये तो पता है ना कि उसमें एरर जो है वो 0.3 का है। अच्छा, तो हम बस 0.3 ऐड या रिमूव करेंगे। हम्म, ओके, सो सर आप जूम इन कर सकते हैं onto the graph? तुम्हें क्या करना, इसको रीड क्या करना चाह रहे हो? जो लाइन 5 पे जाती है, व्हाट्स द वैल्यू ऑन द अनकैलिब्रेटेड मीटर पी? सही कह रहे हो। ये आइडिया समझ में आ गया कि आप ये कह रहे हो कि पहले 5 पे जाके रीड कर लेते हैं। सही है। ये यहाँ निकल रही है लाइन। ओके, तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली 7। हाँ जी, आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली 7। 7 आ रही है। या आई थिंक इट्स 7। तो अब कैसे हमने नहीं? 7, 7 हम्म ही है सर, हाँ 7 ही जी, है। और 7 आ रही है। तो इस पे जो कैलिब्रेटेड वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। तो अब हमने 0.3 सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से। सो 7 minus 0.3 and that value is going to be our answer. So it's 6.7. 6.7। जी। बी। आंसर कैसे बनाए? मैंने हमें 7 मिल रहा था ना वैल्यू सर, लाइक फ्रॉम 5 to meter p it's 7, right? हम्म तो और जो जीरो एरर है हमारा वो 0.3 है। So we have to now subtract 0.3 from 7. सही है। अब इसमें मतलब वैसे हमारे पास 7 आ रहा था, और हमने 7 में हमारा जीरो एरर है 0.3। तो हमने वो कर देना सब्सट्रैक्ट 7 में 7 से। माइनस, लेकिन तो ये इट्स तो बी, राइट? पॉजिटिव जीरो एरर है ना, तो हाँ, तो माइनस। सर पॉजिटिव के अंदर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, नहीं, बिकॉज हमारा इट्स 0.3, बिकॉज जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी इट्स गोइंग टू बी 0.3 एक्स्ट्रा। अगर नेगेटिव में जीरो एरर आता है फिर हम ऐड करते हैं ना। नहीं, वो तो है, लेकिन ये तो जो आपका 0.3 इसमें आ रहा है ना, वो इसके इसके जीरो पे 0.3 आ रहा है। अब ये 0.3 है, तो अगर ये 0.3 है तो यहाँ 0.3 पे तो आंसर कौन सा दो फिर? ओ आप ओ ओ नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, हमने क्या करना है, आई थिंक वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.3 फ्रॉम 5 और फिर जो हमें उसका आंसर मिलता है हमने उससे जाके देखना है। अच्छा, या हाँ, आई थिंक सो, हम 5 minus 0.3 करेंगे, दैट आंसर इज 4.7, और नहीं, फिर हम अब 4.7 से लाइन लेकर जाएंगे। अच्छा नहीं, तो यहाँ ऐड करना। यहाँ आप नो नो आगे सर, जाओ। नहीं नहीं हम्म सर, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, बिकॉज नहीं, ये तो फिर जीरो आप एरर इधर, इज 0.3। तो इसके पास अगर, इसके पास तो वो एक्स एक्सिस पर है। अगर नहीं इसके सर, पास पॉजिटिव जीरो एरर के सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, हम्म पॉजिटिव जीरो एरर के सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये तो आप इधर जो आपका जो कैलिब्रेटेड वाला है उस पे कर रहे हो ना। इसमें एक चीज समझने की है कि जिस पर वो जीरो है उस पर वो ऑलरेडी 0.3 लेके बैठा हुआ है। तो जब ये उस पे शो, ये तो बेसिकली समझने की जरूरत है, ये उसी मीटर पे रीड नहीं करे चला कि ये कि रीडिंग दूसरे मीटर पे आ रही है। इसको ऐसे जो सोचो, अनकैलिब्रेटेड है, जो कैलिब्रेटेड है। जो अनकैलिब्रेटेड है उस पे बताने कह रहे न्यू स्केल रीडिंग। देखो इसको ऐसे सोचो
कि तुम्हारा जो अनकैलिब्रेटेड मीटर है, जब वो कहेगा 0, तो ये कह रहा है 0.3, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारी घड़ी 0.3 सेकेंड आगे है, तो उसमें जो भी टाइम आएगा वो 0.3 आगे होगा। इसलिए जो हमें रीड करना चाहिए वो यहाँ पर 5.3 पे रीड करना चाहिए, क्योंकि जो भी रीडिंग आएगी इस वाले मीटर, अगर इसी पे लेनी है तो फिर तो वो लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर इसी पे लेनी होती तो हम अपने आंसर में 0.3 माइनस कर देते। इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें मसला ये आ रहा है कि ये रीडिंग लेनी है इससे दूसरे पर, तो दूसरा तो है ही आगे। तो ये इस वजह से इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 7.4। मुझे समझ नहीं आया। इसकी लॉजिक इस तरह याद रखो कि यहां से मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जो तुम्हारा अनकैलिब्रेटेड मीटर है, जो न्यू स्केल है वो 0 है, इसका 0 है, और वहां इसकी रीडिंग क्या है? 0.3। जो तो इसका कैलिब्रेटेड है उसका 0 एरर है, जो अनकैलिब्रेटेड है उसका 0 एरर नहीं है। नहीं, उसमें भी है ना एरर। देखो आप इस सवाल को समझ नहीं पा रहे, वो ये नहीं कह रहा कि 0 एरर हटाओ, वो ये नहीं कह रहा कि आप 0 एरर हटाओ, वो कह रहा है कि अगर जिससे तुम कैलिब्रेट, तुम्हें एक चीज याद सही आ रही है लेकिन उसकी एप्लीकेशन यहाँ है ही नहीं ना। तुम्हें एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ओ लेवल का, कि अगर किसी चीज में 0.3 का एरर हो, पॉजिटिव में हो, तो उसको माइनस करते थे तो 0 एरर निकल जाता था। जैसे तुम्हारी घड़ी अगर 0.3 आगे है तो तुम क्या करोगे, 0.3 माइनस करोगे, 0.3 टू गेट द माइनस, एक्यूरेट टाइम। और आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। बिल्कुल सही कौन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ ये नहीं है। यहाँ चक्कर ये है कि तुम्हारी घड़ी को रखकर, जैसे कभी देखा शॉपकीपर जब घड़ी सही करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक घड़ी उनके हाथ पर होती है जो बिल्कुल सही होती है, उससे आपकी घड़ी को साथ रख के रिकैलिब्रेट कर देते हैं, देखा कभी? सो इन दिस सेंस, जो जो घड़ी सही है, दैट्स द कैलिब्रेटेड मीटर क्यू। हाँ, और वो घड़ी असल में उसमें 0.3 का एरर है। जैसे तुमने अपनी घड़ी का टाइम रीसेट करना है और तुम सामने दीवार पे लगी घड़ी से उसको कंपेयर कर रहे हो, अब अगर दीवार वाली घड़ी में 0.3 सेकेंड का एरर हो, तो तुम जो घड़ी अपनी कैलिब्रेट करोगे उसमें भी 0.3 सेकेंड एरर आ जाएगा। जी। ये कहानी ये है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कोई एरर रिमूव नहीं करें और 0.3 एरर के साथ हम फाइनल आंसर दे रहे हैं। हाँ, अब तुम पहुंच गए असल में सवाल में, वो ये तभी तुम देखो वो कह रहे हैं कि जो नया स्केल रीडिंग है उसका ग्रेडियंट वही है। अब अगर उसका ग्रेडियंट नहीं बदला तो उसका मतलब है दोनों का स्केल तो सेम है, तो ये बिल्कुल एरर कॉपी हो गया। ये एरर जो है वो कॉपी हुआ है और वही एरर उसमें आएगा। तो वो अगर उसने, अब वो अगर इस ग्राफ के मुताबिक वो जाकर 5.3 पे रीड हो जाएगा, जब वो कहेगा 5, असल वोल्टेज है 5, वो आपका सही वाला मीटर जो कैलिब्रेटेड है वो भी गलत रीड कर रहा है, और जो अनकैलिब्रेटेड मीटर जिसको आप रख के कैलिब्रेट करने जा रहे हैं वो उसमें भी वो गलती आ जाएगी। So in order to have a 0.30 error in the uncalibrated meter, you will add 0.3 to the answer you're getting. हाँ, वो तो इसलिए कि वो तो आपका ओरिजिनल मीटर है ही 0.3 पॉजिटिव में ना, वो घड़ी 0.3 सेकेंड आगे है। जब उसको रखकर कोई अपनी घड़ी मिलाएगा उससे तो उसमें भी वही एरर आ जाएगा, एग्जैक्ट एरर सेम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व इज फाउंड टू बी अनचेंज। उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो जब ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि दोनों उस एरर को कीप करेंगे। और यही ए लेवल के एमसीक्यूज का मसला होता है। तुम अगर गौर से पढ़ो, उसने कहीं नहीं कहा कि आप एरर को हटाएं, जैसे वो ओ लेवल में कहता था इन सवालों में कि भाई एरर को रिमूव करें, वो ये नहीं कह रहा कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट में से एरर निकालें। वो एक इंटरेस्टिंग बात कह रहा है जो मैंने रियल में भी कई मरतबा देखी लाइफ में, कि मेरी घड़ी का टाइम सही नहीं है, उससे मैंने किसी और का टाइम मिला दिया, तो जो मेरी घड़ी का एरर होगा उतना ही वो एरर उस घड़ी में भी आ जाएगा। इसने कहानी वहां से सोची। अच्छा। That is why they're very clever in making MCQs. Now look at this.
An object directly. One An object object moved direct. from P to R. In a shorter time, a second object moves from P to Q to R. Which statement about the two objects is correct for the journey from P to R? They have the same average speed. That is not possible. So A नहीं is wrong. ऑप्शन पढ़ने में जल्दी नहीं करो ना, पहले और सवाल पढ़ लो, स्टोरी क्या है। अच्छा, तो चुप जो देखें, एक ऑब्जेक्ट P से R तक जाता है या एंड अनदर ऑब्जेक्ट इन अ शॉर्टर टाइम फ्रॉम P to Q to R जाता है. सो इट ट्रेवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस इन अ शॉर्टर टाइम. तो ये इन्हें हमें पहली चीज बताई हुई है. और फिर वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द टू ऑब्जेक्ट्स इज करेक्ट फॉर द जर्नी फ्रॉम P to R. तो जो पहला है, दे हैव द सेम एवरेज स्पीड, तो दैट्स रॉन्ग. Then they have the same average velocity, ये हैव which द is सेम, also wrong. एवरेज स्पीड सेम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों का टाइम बराबर नहीं है। टाइम ये बराबर नहीं और डिस्टेंस भी बराबर नहीं है. सही है। बी भी नहीं हो सकती because obviously डिस्प्लेसमेंट। P to Q to R is faster. अच्छा, दोनों एक साथ पहुंचे हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं सर, P to Q to R is faster, so इनकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती. अच्छा, सही है, लॉजिक समझ में आ गई, ठीक है। ओके, डी भी नहीं हो सकता because they don't have the same travel distance, because P went first to Q and then to R. So the answer is C, because they have the same displacement, which is the shortest route, which is from P to R. जो वेक्टर डायग्राम बनी हुई है उसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। जी. A student wishes to determine the density of lead. He measures the mass and diameter of a small sphere of lead. Estimate of the percentage uncertainty in her value of rho. Shape क्या है? Lead. A student wishes to determine the density of lead. She measures the mass. So I think it's it's a sphere. What is the best estimate of the percentage uncertainty in her value of rho? मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दी है, ये मैंने So पहले भी 0.005 and 0.02 are percentage uncertainties, right? Not absolute uncertainties. पॉइंट, ये तो परसेंटेज का साइन तो नहीं है इसमें। तो ये absolute हुई. हाँ, अगर परसेंटेज का साइन होता ना तो तो वो हम बन इनकी पहले परसेंटेज निकालेंगे. So 0.005 बाद over में। हाँ, पहले 0.506. तो पहले ऐसा करते हैं ना कि एक्चुअल डेंसिटी निकाल लेते हैं। पहले तो Density मेरे is mass over volume. लिख लगे, तुम लिख के सॉल्व करो तो बड़ा अच्छा होगा, तुम्हें लर्निंग मिलेगी। जिससे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसी से सारी प्रैक्टिस घूमती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम किया 6m अपॉन पाई इंटू डी क्यू। 6m क्या लू? 0.506। डायमीटर है 2.2। अब इसको बड़ी एहतियात से ना ब्रैकेट्स लगा के सॉल्व करना, ताकि कैलकुलेटर इसमें कोई मतलब वो ना करे, गड़बड़ ना करे।
आंसर आया तो बताइए। 0.09 द डेंसिटी 0.09। कितना? 0.09? जी 9 के बाद कुछ नहीं है? कुछ होगा। 0.091। हाँ, एक और बताओ डिजिट। कम से कम, जीरो कम पॉइंट से कम। जीरो नाइन वन एट मैंने आपके तरीके से नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले वॉल्यूम सेपरेटली फाइंड आउट किया और फिर मैंने मास ओवर वॉल्यूम किया। सही है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। असल चीज ये है कि राउंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने वहां वॉल्यूम फाइंड किया है तो वहां तुमने ज्यादा राउंडिंग कर दी तो मुसीबत होगी। इसकी आदत या डालो। वही हुआ है सर। हाँ, अब देखो क्यों टीचर्स ऐसी इतनी लंबी मुसीबत गले डालते हैं, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि भाई अलग वॉल्यूम निकाल लो। वो ये कहते हैं, सीआई भी यही कहते हैं, जब आप अलग वॉल्यूम निकालोगे तो वहां आप सारी प्लेसेस तो नहीं उठाओगे ना, कम से कम चलो 4 उठा लोगे। जो मैंने आपके सामने पूरा किया, इसमें मुझे फायदा ये है कि इसमें मुझे बस एक मरतबा राउंडिंग करनी है। ये तो खैर एमसीक्यू है, इसमें तो मुझे मसला नहीं है। लेकिन मेन पेपरों में गड़बड़ हो जाती है। तो ना, इसमें फॉर्मूला मॉडिफाई कर लो और फिर उसको रख के फिर सॉल्व करो। अच्छा, अब वो करते हैं। अनसर्टेनिटी की तैयारी करो। तो ये डिवीजन है तो हमने वो करना होगा ना, डेबा वी ओवर वी। कि आप मेरे साथ वॉल्यूम, अगर आप इसमें यहाँ पर वो करने की कोशिश करोगे ना जो आप उधर के यहाँ फंस जाओगे। वो तो फिर आपको 2 मरतबा अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाना है। यही वाला स्टेप करो जो मैंने किया है। क्योंकि अनसर्टेनिटी में 2 मरतबा फॉर्मूला लगाने में तो बहुत एरर आ जाएगा। आप ये फॉर्मूला इतना मुश्किल थोड़ी है, ये तो आपको बेसिक मैथ्स करना है। तो आप इसको मेरे साथ शेयर कर लो। नाउ लुक एट दिस वर्किंग। सर द आंसर इज डी 3.7%। 3.7%? जी दैट्स व्हाट आई गॉट। लग तो सही रहा है मुझे। हमने कैलकुलेशन डबल चेक की आपने? हाँ जी। आप आपकी सेम है ना, या आपने जी इसमें कोई और? आई यूज द सेम मेथड सर। सही। वो कैलकुलेशन में गलती नहीं होगी फिर इंशाल्लाह। चलो, अब CRO is connected to an alternating voltage. The following trace is produced on the screen.
The oscilloscope time-based setting is 0.5 and the Y plate sensitivity is 2. Which statement about the alternating voltage is correct? अबाउट द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज वाई एक्सिस होता है। तो मैं एग्जामिनर को बताता हूँ कि देखो वोल्टेज जो है वो है एम्पलीट्यूड। विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज करेक्ट? The amplitude is 3.5, so that's okay. 1, 2, 3. Centimeters. Yeah, I think it's the first one. The answer is A. लेकिन ये ऊपर तक गया है ना, आपने इसको चेक किया? ये आधे तक, आधे से भी कम पर है। I think it's 3.5. कैसे आपको लग रहा है हाफ है क्या? मुझे लग रहा है हाफ नहीं है, हाफ से तो मुझे कम लग रहा है ये हाफ है लेकिन हाफ से कम लग रहा है। अच्छा चलिए फिर हम 12, बाकी चेक कर लेते हैं। लेकिन एक कह रहा वाई है द वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर्स। नहीं, वो तो है, लेकिन वोल्टेज तो पहले दोनों को चेक कर लेना चाहिए। जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है 0.5, जो टाइम पीरियड है वो यहाँ तक आ रहा है, ये टाइम पीरियड आ रहा है। Yeah, that's one wavelength. That's one wave. कितना है? 4 साइकिल है। Yeah, टाइम 4 पीरियड का boxes. मतलब है 4 डिवीजन। तो जी, टाइम पीरियड दोनों चेक कर लेता हूँ। टाइम पीरियड होगा 4 इंटू 0.5 मिली सेकेंड, 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 2 मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, 1/, 0.5. अच्छा नहीं, 500. 500 hertz. हाँ That's 500 hertz. So divide by 1000. नहीं, 500 हर्ट्ज आंसर अच्छा वो कह रहे किलो हर्ट्ज। हाँ तो वो 0.5 आ रहा है। ये भी मैच हो रहा है। तो हाँ, भी होगा फिर। एम्पलीट्यूड जो है ना, वो मसला ये आ रहा है कि वो एग्जैक्ट 3.5 नहीं आ रहा। तो आप दोबारा देख लो, लेस देन 3.5 डिवीजन, थोड़ा सा उससे कम लग रहा है, 3.5 नहीं लग रहा एग्जैक्ट। जी फ्रीक्वेंसी तो पूरी पूरी बैठ रही है। जी जी, frequency is exactly the same. तो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, वेवलेंथ इसमें निकलता ही नहीं है। जी, एम्पलीट्यूड असल में 3.5 सेंटीमीटर से कम है। An experiment is carried out to measure An experiment is carried out to measure the resistance of a wire. The current in the wire is this. ये फॉर्मूला है। तो पहले ऐसा करते हैं कि रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 8/1। तो रेजिस्टेंस आ रही है 8। अब ये चक्कर है कि सब कुछ 2 फिग है, तो ये भी 2 फिग रखना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला लगाओ, डेबा R/R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेबा V/V प्लस डेबा I/I। तो डेबा R
is equal to plus minus beba v upon v plus beba I upon I into R. Beba v 2. upon v. I got 2. 0.4 upon 8 plus 1.2 plus 0.2 multiplied by 8. I get the answer 2. 0.2 लेकिन अगर हम 2 स्टिक फिक्स में रख रहे हैं ए और बी के अंदर +2 का +-2 का ऑप्शन नहीं है, यही मसला आ रहा है। अब सोचना पड़ेगा ना किससे फिर अगर हम इसको तो फिर डी ही होगा सर। यही करना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा 8 ओम, तब जाकर बाकी को ऑप्शन फिट नहीं हो रहा। जी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। A quantity y is to be determined from the equation shown px over q square. The percentage uncertainties in p, x and q are shown. What is the percentage uncertainty in y? Okay, तो 6 plus 2 plus 4 multiplied by 2. Yeah, 6 times 2 plus 4 multiplied by 2. नहीं वो तो नहीं हो सकता सर। C16 कैसे? 16 कैसे आएगा? 6 plus 2 plus 8. 6 plus 2 plus 8. हम्म Plus 8 because 4 multiplied by 2. चलो अब ये वाला। The resistance of a lamp is calculated from the value of the potential difference across it and the value of the current passing through it. Which statement correctly describes how to combine the uncertainties in the potential difference and in the current? Add together the actual uncertainty in the potential difference and the actual uncertainty in the current. Okay, it's not A because you don't do that. Add together the percentage uncertainty in PD and the percentage uncertainty in. It's B, sir. लिखा हुआ resistance of a lamp is from the value of the B है. cross it and the value of the current passing through it. It's B. कैसे? Because it's the only statement that makes sense. वो जो फॉर्मूला है। हाँ जी. B is the only one that makes sense. R is equal to V upon I की लॉजिक लगा रहे हो आप? बैक एंड पे फॉर्मूला नहीं वही सर. है। आंसर तो मुझे समझ में आ रहा है आपका, बी लॉजिक क्या है, क्योंकि मेक सेंस का मतलब है Okay, कि so जो मेरी लॉजिक है, I'm basically using जो सारे फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं टू फाइंड आउट एक्चुअल एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, तो मैं वो फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ. इट कांट बी ए बिकॉज टू कैलकुलेट एक्चुअल अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस वी वुड नॉट ऐड the actual uncertainty of potential difference and voltage because that's not how the formula is. For C, and it can't be C or D because to calculate percentage uncertainty or actual uncertainty, we never subtract any values. So it can't be either C or D. हाँ जी. So the only plausible statement is B. सही, मेक सेंस।
The young modulus of the material of a wire is to be found. The young modulus is given by equation below. The wire is extended by a known force and the following measurements are made. Which measurement has the largest effect on the uncertainty in the value of the calculated young modulus? Effect on the अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू. तो इसमें देखना पड़ेगा कि किस किस से मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा है. 4 और पाई को तो इग्नोर कर देता हूँ. पाई को भी आप इग्नोर कर सकते हैं. हाँ, 4 और पाई को ना, तो गैबा एफ अपॉन एफ. फिर 5 तो है ही नहीं अनसर्टेनिटी के अंदर, आई मीन फॉर्मूला के अंदर. नीचे पाई है ना. अच्छा पाई. पाई. अच्छा मुझे लगा 5 कह रहे हैं. ये पाई नहीं, पाई. तो मैं यहाँ मेरे पास डी के साथ 2 आ रहा है. दिस इज एक्चुअल और परसेंटेज सर? एक्चुअल है ना? हाँ, दिस इज ये एक्चुअल अनसर्टेन. सब एक्चुअल है. ओके सो अब जो वो कह रहा है लार्जेस्ट इफेक्ट जो है वो कौन क्रिएट करेगा, वो देखना पड़ेगा कि वो जो बेसिकली नंबर्स हैं, या तो आप करके भी देख सकते हो, हर एक के आगे उसको, उसके आगे हर एक की वैल्यू लिख दो. बेसिकली ये सब अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वैसे नजर आ रहे हैं कि जो डी है ना, उसके साथ एक मल्टीप्लाई का 2 भी है. तो जाहिर है कि वो जब मल्टीप्लाई का 2 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. आप अगर चाहो तो यहाँ एग्जामिनर को वर्किंग करके भी दिखा सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो. जरूरत वैसे नहीं है क्योंकि नजर आ रहा है कि वो देखो 0.002 अपॉन 2.043. डायमीटर में आप करोगे 2 ब्रैकेट में 0.02 अपॉन 0.54. इट्स ऑब्वियसली साफ साफ पता लग रहा है कि डी है. 0.01 अपॉन 19.62 और 0.2 डिवाइडेड बाय 5.2. 5.2. इसमें आप, और ये 2 वाले फैक्टर से नजर भी आ रहा है. लेकिन सर ये एग्जामिनर को दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना कि आपने ये वर्किंग किया टू रीच द आंसर ऑफ डी. हाँ, चलो. अब अगला क्वेश्चन. अ थर्मोमीटर can be read to an accuracy of 0.5 plus minus. Thermometer is used to measure a temperature rise from 40 to 100. टेम्परेचर राइज में माइनस करेंगे लेकिन अनसर्टेनिटी ऐड होगी. व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर राइज. राइज का मतलब है कि आपको माइनस करना है. डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 40 40 मीन्स 60. लेकिन और फिर हम करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स 100. जो डेल्टा थीटा है वो क्या होगा, 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा. डेल्टा थीटा. चेंज इन परसेंटेज बनानी है ना. हम्म. तो जो अनसर्टेनिटी वाला फंक्शन है वो क्या होगा. जब 100 माइनस 40 करेंगे तो 0.5 दो मरतबा ऐड हो जाएगा ना. अनसर्टेनिटी तो ऐड ही होती है, वो तो माइनस नहीं होगी ना. ओ या फिर आप बट सर लेकिन 0.5 जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है. कौन 0.5 परसेंटेज में ही होगी ना. नहीं नहीं, 0.5 तो वो है अनसर्टेनिटी है ना. परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है. ओके ओके आई थिंक ओके. So it's D 1.7 because I'm getting 1.6 repeated 7. So आपका round up to get 1.7. 1.66 आ रहा है. 1.666 repeated and then 7. The display on a CRO shows the signal produced by an electronic circuit.
The time base is set at 0.5 nanosecond per division and the Y gain at 10 volt per division. What is the frequency? तो पहले हम टाइम पीरियड ढूंढेंगे. So it's 3 multiplied by 5 nanoseconds. 3 So into we can do 3 multiplied by 5. So 15 times 10 to the power negative 9. And then 1 divided by 15 times 10 to the power negative 9. Okay, जो मैंने किया वो गलत है. गलत है सर. कैसे? I'm getting कैसे गलत कैसे? मैच नहीं हो रहा. sir, nanosecond to second is 10 to the power negative 9, right? मिली माइक्रो नैनो. हाँ सही है. तो 5 सॉल्व तो times करो. 10. व्हाट इज 1/15 into 10 power -9 होता कितना है? सर मुझे like 6.7 करके मिल रहा है. So it's like in the millions. अब वो साइंटिफिक में कर दो ना. ये कैसे हो सकता है? पावर तो प्लस हो जानी चाहिए ना. नेगेटिव पावर तो नहीं आएगी. वो हाँ 9 पॉजिटिव सर पावर पॉजिटिव है. अच्छा हमने साइकिल गलत लिया है. असल में साइकिल ही गलत लिया है ना. देखो जहां जी. से शुरू होता है वहीं तक आना ए- चाहिए ना. देखो हाँ जी. ये आपने गलती है. एक कम क्यूब ले लिया. It should have been 4 cubes. हाँ तो So ये it's गलती. 4 multiplied by 5 times 10 to the power negative 9. Like this, we get this. Then 1 divided by answer. Yeah, sir, it's the answer is C. 5 times 10 to the power 7. पहले क्या 4 into 5 करा ना. पहले हम 3 into 5 times 10 to the power negative 9 कर रहे थे, लेकिन 4 times 10 to the power 4 times 5 4 into 5 times 10 to the power negative 9 है. The answer is C. A digital caliper is used to measure the 28.50 width of a plastic ruler. The digital caliper reads to the nearest 0.01 millimeter. 28.50 millimeter wide है. की width है. The digital caliper reads to the nearest 0.01. nearest का मतलब है कि ये उसकी राउंडेड वैल्यू है. तो ये 0.001 जो है 0.01 है. तो ये उसको बेसिकली जब रीड कर रहे होंगे तो ये रीडिंग 2 मरतबा आएगी उसके अंदर. So उसको हाफ करना है. हाँ लेकिन हमें ऑप्शन को सामने रखना पड़ेगा. यूनिट यूनिट तो दोनों की मिलीमीटर है. लेकिन मुसीबत ये की हुई है कि सारे आंसर मीटर में दिए हुए. ये कहाँ कहाँ से सोचते हैं. सारे आंसर मीटर में दिए हुए इसने. तो हम पहले 28.50 को मीटर्स में कर लेते हैं. वो करूंगा तो फिर तो मैच नहीं करेगा. डिवाइड 28.50 times 1000. नहीं डिवाइड बाय 1000 करोगे ना तो 0.0285 बन जाएगा. वो 0.0285 जो है वो ऊपर है.
मैच तो हाँ एक जगह तो मैच हो रहा है, 0.0285 है, लेकिन फिर वहां पर अनसर्टेनिटी 0.001 है। वो एक चीज चेंज, दूसरी चेंज नहीं हुई। 0.01 मिलीमीटर में उसको जरा था, उसको फिर 1000 से डिवाइड करो, दोनों एक साथ फिट होने चाहिए ना। ये बात तो सही है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर। आंसर सी है फिर, कैसे सी कैसे आएगा? बिकॉज 2.850 को हम पहले टाइम्स टेन टू द पावर नेगेटिव 2 करेंगे और फिर प्लस माइनस 0.001। नहीं, लेकिन 2.85 कहाँ से आ रहा है? बेसिकली आप कन्वर्ट कीजिए, मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर में तो 1000 से डिवाइड करते हैं। बट वे ऑल्सो additionally multiplying it by -2, नेगेटिव 10 to the टू? power -2, 10 to the power -2। ये तो वो पावर, ये तो उसने वो पावर बनाई है ना, जब तुम किसी चीज, देखो मैं बताऊं तुम्हें, एक हाँ सेकंड। लेकिन इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखा हुआ है ना इसको, हाँ इस हाँ, वैल्यू ये को। वही चक्कर है। तो बेसिकली असल में तो ये करना है कि 28.50 को डिवाइड करो 10 पावर 3 से। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दैट बनेगा 0.0285। 20 × 10 पावर -3। अब जी। मसला ये है कि अगर मैं इसको एक प्लेस पीछे लेके जाऊं ऐसे, तो ये बनेगा 2.850 × 10⁻⁻², ये इसने किया। या दैट इज व्हाट दे हैव डन फॉर सी। लेकिन मसला ये कि उसमें 0.01 का क्या किया इसने, 0.01 आया कहाँ से इसके पास? नहीं, 0.001 है। 0.01 है ना, तो देखो 0.01 को 10 पावर 3 से डिवाइड करो, ये आ गया। अब यहाँ पर अच्छा मैच हो रहा है, हाँ ठीक। सी है। हाँ, 0 पॉइंट, इसने दोनों जगह एक ही चीज की है। जी। 0.1 kg mass is taken to Mars and then weighed on a spring balance and on a lever balance. The acceleration due to gravity on Mars is 38% of its value on Earth. What are the readings on the two balances on Mars? Assume that on Earth gravity is 10 meters per second. तो हमने क्या करना है, 38% ऑफ 10 meters per second? कैसे? क्योंकि वो कह रहे हैं the acceleration due to gravity on Mars is 38% of its value on Earth. और फिर ये कह रहे हैं कि Earth के अंदर 10 meters per second है, like assume. So it's going to be 38% of 10% of 10, 38% of 10. तो लीवर बैलेंस तो केजी बताता है ना, तो केजी तो नहीं बदलना चाहिए। जो केजी होता है वो तो मास डजंट चेंज ना। मास चेंज नहीं होता, तो ए हट गया और सी हट गया। It's B. 0.38 कहाँ से आया? Spring balance newtons, न्यूटन्स के अंदर है इसलिए। जो जी की वैल्यू है वो जमीन के मास का 30, जमीन वाले जी का 38% है। सही है, जी। तो आप एग्जामिनर को बोलोगे कि देखो वेट इज इक्वल टू एम जी, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो वेट बताता है। तो एम तो कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू और जी प्रोपोर्शनल है। अगर जी आपने कर दिया 38%, तो जो वेट होगा वो भी 38% हो जाएगा फिर। तो वैसे अगर जमीन पे वेट निकालते हैं तो वो कितना होता?
अगर हम जमीन पे वेट निकालते तो अर्थ के ऊपर आता 0.1 × 10, वो आता तो 1 1 एट अर्थ। तो वहां पर आएगा फिर 0.38 न्यूटन। ने वर्किंग लिख के करी है या इसको आपने ओरल किया? ये वाला क्वेश्चन 34 की बात कर रहा हूँ। ये ओरल किया सर। किस तरह बताओ? तो जो वेट की वैल्यू है विच इज इन केजी, that obviously does not change, so it would remain 0.1, which means obviously A and C would be cancelled out because उनके अंदर जो केजी है मास वो की चेंज वैल्यू है वो होगी। चेंज हो रही है, मास की वैल्यू चेंज हो रही है उनके अंदर। सो फिर रहता है बी और डी के अंदर। और फिर उन्हें लिखा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स दैट्स 38% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। सो इट कुडंट हैव बीन डी, क्योंकि डी के अंदर इट्स स्टिल 1%, आई मीन इट्स स्टिल 1, which is ठीक है, 0.10 multiplied by 10, which means the only plausible answer would have been B. ठीक है। तो फिर हम इसको आज के काम को यहीं तक रखते हैं। आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ और कोशिश करो कि कम से कम इसको 70-80 क्वेश्चन पर यूनिट तक लेकर आओ, क्योंकि हमें एमसीक्यूज में कोशिश करनी है कि हम 30 तक इंशाल्लाह पहुंचे। अपने तौर पे तो पूरे करके आए, लेकिन ज़ाहिर है 6-7 तो गलत हो जाते हैं। तो इफ यू मेक अ गुड टारगेट तो आप 30+ का टारगेट रखो, ताकि इस पेपर में ए कंफर्म हो। टाइम तो है आपके पास, जरा हाफ फिजिक्स है, आपके केमिस्ट्री, अब जरा स्कूल का भी आपके पास है लोड, बट ये कि जी इसको स्कूल का भी अब लोड है। हाँ, वो तो अभी लोड बढ़ेगा भी। लेकिन अब जाहिर है कि मेरे ख्याल में अगर आप 70 MCQs रखते हो तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे मेरे ख्याल में। आप 2 घंटे में आराम से 60-70 MCQ कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी प्लानिंग करो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े। तो हम इसको फिर अब यूनिट 3 पे आना चाहिए हमें। आप भी अब यूनिट 3 पे आ जाओ, और हम जो अगली क्लास है उसमें फिर यूनिट 3 लाते हैं। ठीक है। ओके सर।